हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम। इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज पुश हार्डर देन यस्टरडे इफ यू वांट अ डिफरेंट टुमारो। अगर आपको अपना भविष्य बदलना है, आज से बेहतर करना है, तो आपको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी बीते हुए कल से। बिकॉज आज आप जिस भी परिस्थिति है वो बीते हुए कल के अकॉर्डिंग है, बीते हुए कल में जो आपने मेहनत करी थी उसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो आपको अगर इस परिस्थिति से बेहतर परिस्थिति में जाना है, बेहतर स्थिति में जाना है, तो आपको पिछले कल से बेहतर मेहनत करनी होगी, ज़्यादा मेहनत करनी होगी। ठीक है, एक और बात आप याद रखिए कि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो अगर, तो जिस इंस्टीट्यूट में आप जाते हो, जिस कोचिंग से आप पढ़ रहे हैं, चाहे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप पढ़ रहे हैं, आपके साथ में हज़ारों की संख्या में बच्चे वही मटेरियल पढ़ रहे हैं, उसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं। तो आपको स्टैंड आउट करने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। वो जो हज़ारों की संख्या में बच्चे आपके साथ में उस बैच में बैठे हुए हैं या और बैचों में बैठे हुए हैं, आपको उनसे कुछ अलग और कुछ और ज़्यादा बेहतर करना होगा। ठीक है, तभी आप स्टैंड आउट कर पाएंगे और आप अपनी वो सीट, एक जो सीट आपको चाहिए वो हासिल कर पाएंगे। ठीक है, आपको सारी सीटों के लिए नहीं लड़ना, एक सीट के लिए लड़ना, लेकिन उस एक सीट के लिए आप डिजर्विंग कैंडिडेट होने चाहिए। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो कमर कस लो और पिछले कल से आज आगे आने वाला कल जो है वो बेहतर करना है, तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल टारगेटिंग 2024। Governors should leave no scope for criticism that they challenge elected regimes। बोल रहे हैं जो गवर्नर्स हैं उनके ऊपर इस बात का आरोप लगाया जाता है कि वो जो चुनी हुई सरकार है उसके विपरीत काम करते हैं, उनके जो भी फैसले होते हैं उसके विपरीत काम करते हैं। तो गवर्नर्स को ऐसा कोई भी रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए जिसके बेसिस पे उनके ऊपर ये आरोप लगे। The two states have approached the Supreme Court of India against the conduct of their governors, once again flags the problem of political appointees in Raj Bhavan। राज भवन मतलब वो जगह जहाँ पे गवर्नर काम करते हैं, रहते हैं। ठीक है, यूजिंग देयर अथॉरिटी। बोल रहे हैं क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में दो स्टेट्स हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और उन्होंने ये आरोप लगाया कि उनके स्टेट के जो गवर्नर्स हैं वो पॉलिटिकल अपॉइंटीज जो हैं राजभवन में, वो क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। कैसे? यूजिंग देयर अथॉरिटी टू डिले द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजंस बाय इलेक्टेड रेजिम्स, जिसके ऊपर वो अपना अधिकार स्थापित। देखो क्या होता है, कोई भी बिल पास होता है तो उसके बाद वो फाइनल साइन के लिए गवर्नर के पास और देश की कंडीशन में फाइनल साइन के लिए प्रेसिडेंट के पास जाता है। ठीक है, कुछ जो मेरा थोड़ा पुराना आउटडेटेड हो सकता है नॉलेज, उसके अकॉर्डिंग 3 बार राष्ट्रपति है वो और जो गवर्नर वो वापस उस बिल को भेज सकते हैं संशोधन के लिए कि नहीं, मैं इसको स्वीकार नहीं करता, आप इसको वापस संशोधन करो और ठीक करके लाओ। ठीक है, बट थर्ड टाइम के बाद में गवर्नर हो गया या फिर प्रेसिडेंट हो गया, वापस नहीं भेज सकते, उनको उसको साइन करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन उसमें कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है कि कितने टाइम के अंदर उनको साइन करना है। राइट, तो ये क्या कर रहे हैं, गवर्नर्स के ऊपर पहले भी इस तरीके के आरोप लगे हैं। ठीक है, और अब फिर से ये आरोप लगा है कि उनकी जो अथॉरिटी है फाइनल डिसीजन पे साइन करने की, उसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा डिले कर रहे हैं और चुनी हुई सरकार द्वारा, इलेक्टेड गवर्नमेंट द्वारा जो फैसले लिए गए हैं उनके अंदर वो डिले ला रहे हैं। इफ़ नॉट अंडरमाइन देम, अगर उनको वो खारिज नहीं कर पा रहे तो उनमें डिले कर रहे हैं। Tamil and Kerala have questioned the delay in granting assent to bills passed by legislature। और यही क्या, कौन से दो स्टेट्स हैं, वो हैं तमिलनाडु और केरला। इन्होंने सवाल उठाए हैं कि बिल्स को पास करने के लिए, जो कि संवैधानिक तौर पे संसद के द्वारा, स्टेट्स की जो असेंबली होती है उसके द्वारा पास किए गए बिल्स हैं, उनको डिले क्यों किया जा रहा है। तमिलनाडु इज ऑल्सो aggrieved that proposals related to grant of remissions of some convicts, sanction for prosecution of
some former ministers and appointments to state public service commissions have not been acted upon. बोल रहे हैं तमिलनाडु तो और ज्यादा बुरी स्थिति में है, वो तो और ज्यादा बेचारे रो रहे हैं क्योंकि उन्होंने प्रपोजल्स दिए थे कि कुछ कन्विक्ट्स हैं उनकी सजा याचना के लिए कुछ प्रपोजल्स दिए गए थे, सैंक्शंस करने थे, कुछ फॉर्मर मिनिस्टर्स हैं उनके ऊपर प्रोसिक्यूशन यानी कि कार्रवाई करने के लिए, कानूनी कार्रवाई करने के लिए कुछ मंजूरी चाहिए थी, वो पेपर्स हैं। और उसके अलावा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस में अपॉइंटमेंट्स के पेपर्स अभी तक प्रपोजल्स जो हैं वो साइन नहीं हुए हैं। गवर्नर्स नीड नॉट रबर स्टैम्प एनी डिसीजन। अब ये जरूरी नहीं है कि गवर्नर को हर एक फैसले के ऊपर बस स्टैंप लगा के भेज देना है, ऐसा जरूरी नहीं है, वो अपना मत रख सकते हैं। बट वन कैन क्वेश्चन द प्रैक्टिस ऑफ गवर्नर्स स्पेशली इन स्टेट्स नॉट गवर्न्ड बाय द रूलिंग पार्टी एट द सेंटर। लेकिन कोई भी व्यक्ति इस वक्त सवाल उठा सकता है कि जो गवर्नर अपने अधिकारों का गलत उपयोग कर रहे हैं, खास तौर पे उन स्टेट्स में जहां पे केंद्र शासित सरकार जो है उसकी पार्टी नहीं है सत्ता में। ठीक है, आप ये समझो कि सपोज जैसे केरला में किसी दूसरी पार्टी की सरकार है और केंद्र में इस वक्त बीजेपी की सरकार है, तो बोल रहे हैं ऐसे स्टेट्स में गवर्नर्स क्यों ब्लॉकिंग डिसीजंस एंड बिल्स, ऐसे स्टेट्स में क्यों गवर्नर जो है डिसीजंस को ब्लॉक कर रहे हैं और बिल्स को ब्लॉक कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस some governors appear to be hostile to very idea of amendments to university laws if they seek to leave out chancellors। बोल रहे हैं अभी होता क्या है कि हमारे देश में कहीं पे भी किसी भी स्टेट के अंदर कोई यूनिवर्सिटी बनती है तो उसका जो चांसलर का पद होता है वो गवर्नर का होता है। ठीक है, गवर्नर उस यूनिवर्सिटी के चांसलर होते हैं। बट अब क्या किया गया है कि गवर्नर्स यूनिवर्सिटीज को फिर पूरा टाइम नहीं दे पाते। चांसलर का पर्पस ये है ना कि वो यूनिवर्सिटी को टाइम दे, अगर गवर्नर अपने बाकी काम करेंगे, स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे, तो वो यूनिवर्सिटीज के ऊपर नहीं फोकस कर पाएंगे और यूनिवर्सिटी में चांसलर होना जरूरी है। तो अब एक यूनिवर्सिटी संशोधन लाया गया है जिसके तहत गवर्नर्स को अब ये जो अधिकार है वो नहीं रहेगा, उसके लिए अलग से चांसलर अपॉइंट किया जाएगा जो कि गवर्नर नहीं होगा। ठीक है, तो इसके ऊपर भी, और ये ऐसा नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर आई है, कुछ स्टेट्स में लाया गया है, आई थिंक केरला में ही लाया गया है ये जो स्टांस है वो। तो इसके ऊपर गवर्नर का रवैया बड़ा ही हॉस्टाइल रहा, बड़ा ही क्रूर रहा, क्योंकि वो इस अमेंडमेंट के पक्ष में नहीं थे। इनवेरिएबली गवर्नर्स देमसेल्व्स फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटिंग वाइस चांसलर्स और एस्टैब्लिशिंग न्यू यूनिवर्सिटीज इन विच गवर्नर्स आर नॉट चांसलर्स, क्योंकि उन गवर्नर्स को वाइस चांसलर्स की नियुक्ति के लिए नहीं पूछा जा रहा, उस प्रोसेस में शामिल नहीं करा जा रहा, और जो नई यूनिवर्सिटीज बनाई जा रही हैं उसमें गवर्नर को चांसलर के तौर पे आयुक्त नहीं किया जा रहा। ठीक है, तो इस बात से जो गवर्नर हैं वो नाराज हैं। ये एक उदाहरण है कि गवर्नर कैसे जो गवर्नमेंट्स जो बिल पास कर रही हैं उनको ब्लॉक कर रहे हैं। The idea of having governors as ex officio vice chancellor of most universities is only a practice and it is actualized through their founding status। बोल रहे हैं ये जो आइडिया है, ये जो तर्क है कि गवर्नर जो है वो क्या होंगे, एक्स ऑफिशियो, मतलब कि आप चांसलर बाय लॉ बन जाते हैं जब आप गवर्नर का पद हासिल करते हैं। और चांसलर बनने के लिए आपको अलग से कोई इलेक्शन, कोई पेपर कुछ करना नहीं पड़ेगा, बट जैसे ही आप गवर्नर का पद स्थापित करते हैं, पद पे काबिज होते हैं, उसी टाइम पे आप चांसलर भी बन जाएंगे। ठीक है, तो ये जो आइडिया है कि गवर्नर्स जो हैं वो डायरेक्टली वाइस चांसलर्स होंगे ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ के, इज ओनली, ये केवल एक प्रैक्टिस है एंड, और इसको सत्यता तभी मिल पाती है गवर्नर के फाउंडिंग, जो उनका बेसिक स्टेटस है कि गवर्नर के साथ में ये अधिकार शामिल है उसके तौर पे, अदरवाइज उनको अलग से कुछ नहीं करना पड़ता। However, governors seem to be laboring under the misconception that they have a right to be chancellor and tend to delay assent to any bill that clips or removes their power। लेकिन क्या हो रहा है कि गवर्नर्स इस मिसकंसेप्शन के साथ जी रहे हैं, उन्होंने अपने दिमाग में ये बात बैठा ली है कि उनका अधिकार है चांसलर बनना।
ठीक है, अगर वो गवर्नर बने हैं तो उनका अधिकार है चांसलर बनना, और इसीलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि इस बिल्स को, इन ऐसे बिल्स जो उनसे उनकी अधिकार छीन रहा है, उनसे उनकी पावर छीन रहा है, उनको वो असेंट करें, रोकें। It is time to have a national prohibition on governors being burdened with the role of chancellor of any university। बोल रहे हैं ये समय है, सही समय है कि हम देश भर में बाधित कर दें। क्या बाधित कर दें? कि गवर्नर्स के ऊपर हम किसी भी यूनिवर्सिटी के चांसलर होने का अतिरिक्त भार ना डालें। As recommended by the Justice M.M. Ponchi Commission on Center-State Relations, जैसा कि जस्टिस M.M. Ponchi कमीशन द्वारा रिकमेंडेशन दिया गया है सेंटर स्टेट रिलेशंस के ऊपर। It is unfortunate that absence of a time frame for giving assent is used by some governors to stymie laws passed by the legislature। बोल रहे हैं ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि क्योंकि एक फिक्स टाइम फ्रेम नहीं है स्वीकृति देने का गवर्नर्स द्वारा, तो कुछ गवर्नर जो हैं इसका उपयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं संविधान द्वारा पास किए गए बिल्स को रोकने के लिए। One would have thought the Supreme Court's observations arising out of Telangana government's petition reminding constitutional authorities that the phrase "as soon as possible" appearing in Article 200 of the Constitution contains significant constitutional content। बोल रहे हैं अब कोई भी व्यक्ति है उसने ये सोचा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जब अपने तेलंगाना सरकार की पिटीशन के दौरान में ये ऑब्जर्वेशन दिया था और ये रिमाइंड कराया था अथॉरिटीज को कि एक फ्रेज लिखा गया है कि गवर्नर के पास जाएगा और गवर्नर को उसे वापस साइन करके या अपना जजमेंट बना के जल्द से जल्द एज सून एज पॉसिबल भेजना है। ठीक है, तो जो कि आर्टिकल 200 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, ये काफी महत्वपूर्ण है कॉन्स्टिट्यूशनल कंटेंट के लिए। ठीक है, कि आपके पास संवैधानिक पावर्स हैं, समझ में आता है, आप उसके ऊपर रोक लगा सकते हैं, आप जब मर्जी साइन कर सकते हैं, बट एज सून एज पॉसिबल जो मतलब है उसका मतलब है कि जल्द से जल्द। अब वो जल्द आपकी डिक्शनरी में अगर 10 साल होगा तो ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, would have driven into them a sense of immediacy in considering bills, और इस वजह से वो उम्मीद कर रहे थे कि सभी गवर्नर्स में ये भावना आई होगी कि भाई एज सुन एज पॉसिबल का मतलब इमीडिएटली भी होता है अगर हम किसी बिल की बात करें जो कि जनता के हित में हो। What the court meant was that it would be constitutionally impermissible for governors to indefinitely hold on to bills without conveying a decision। और कोर्ट का इसके कहने से ये मतलब था कि संवैधानिकली गवर्नर्स को ये अधिकार नहीं है कि वो अनंत काल तक या इनडेफिनेट टाइम तक किसी भी बिल को होल्ड करके रखें बिना अपना डिसीजन कन्वे किए। द स्टेट्स टू ought to be prudent in their decision making without leaving scope for question on the merit of their decisions। अब स्टेट्स को भी थोड़ा सोच समझ के करना पड़ेगा फैसला, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो सोच समझ के कोई भी फैसला लें जिसके अंदर कोई भी गुंजाइश ना बचे कि उनका जो ये डिसीजन है वो वाजिब है या नहीं है, ये सवाल कोई ना उठा पाए। ठीक है, the absence of any laid down process to seek applications and assess the relative merits of applicants before appointing the chairperson and the members of Tamil Nadu Public Service Commission is a case on point। बोल रहे हैं कि, और ये जो उन्होंने बात कही कि स्टेट्स को भी सोचना चाहिए, वो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो प्रोसेस निर्धारित की गई है किस चीज के लिए, एप्लीकेशंस मांगने के लिए, किसके लिए, रिलेटिव मेरिट्स देखने के लिए, एंड और जो पदाधिकारी बनाने की अपॉइंटमेंट की लिस्ट दी गई है कि इन लोगों को हम इस पद पे काबिज करना चाहते हैं, इस पद पे स्थापित करना चाहते हैं, उनकी मेरिट्स क्या हैं उस पद को संभालने के लिए, तो इसको एसेस करने के जो प्रोसेस है किस चीज के, किसके लिए, अपॉइंटिंग द चेयरपर्सन एंड द मेंबर्स ऑफ तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन, ये केस है जिसकी बात कर रहे हैं। द लार्जर पॉइंट दैट नन शुड फॉरगेट इज दैट गवर्नर्स आर एक्सप्लिसिटली रिस्ट्रिक्टेड इन देयर फंक्शनिंग बाय द एड एंड एडवाइस क्लॉज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। बोल रहे हैं तो एक जो बड़ा पॉइंट है जो किसी को भी नहीं भूलना चाहिए वो ये है कि गवर्नर्स जो हैं उनका मुख्य जो भी फंक्शनिंग है वो सीमित है
एड एंड एडवाइस को लेकर, क्योंकि गवर्नर्स के लिए कहा जाता है कि वो जो चुनी हुई सरकार है, चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी एड और एडवाइस के बिना काम नहीं करेंगे, जो मेंबर कमेटी होगी उसकी एड और एडवाइस के बिना काम नहीं करेंगे। तो इस क्लॉज की वजह से उनकी पावर्स जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है एंड ऑट नॉट टू मिसयूज द डिस्क्रिशनरी स्पेस अवेलेबल टू देम, और उन्हें भी ये चाहिए कि अगर उन्हें कोई भी थोड़ी सी भी जगह मिलती है, थोड़ा सा भी उनको स्पेस मिला है, थोड़ा सा भी उनको नियमों में ढील मिली है, तो उसका वो मिसयूज ना करें। ठीक है, ये था पैसेज। अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है, बेस्ड ऑन द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग inferences best represents the underlying concern raised by actions of the governors in Tamil Nadu, Kerala and Kerala, कि तमिलनाडु और केरला में जो गवर्नर के एक्शंस की वजह से कंसर्न्स उठे हैं उनके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सी बात समझ में आती है। द गवर्नर्स आर एक्टिंग विद इन देयर जुरिस्डिक्शन टू इंश्योर दैट बिल्स पास्ड बाय द लेजिस्लेचर आर थॉरली रिव्यूड बिफोर ग्रांटिंग कंसेंट। ऐसा नहीं है वो अपने जुरिस्डिक्शन के दायरे से बाहर जाके काम कर रहे हैं, बिकॉज उसमें क्लॉज है एज सून एज पॉसिबल, और जनता के हित की जब बात होती है तब इतना डिले करना भी नहीं चाहिए। द कंडक्ट ऑफ गवर्नर्स सजेस्ट अ पोटेंशियल ओवररीच ऑफ अथॉरिटी possibly driven by political motives that hinders the timely implementation of decisions made by elected regimes। बोल रहे हैं कि गवर्नर्स का जो कंडक्ट है वो ये बताता है कि पोटेंशियल ओवररीच ऑफ अथॉरिटी, कि वो अपनी अथॉरिटी से ज्यादा आगे जा रहे हैं, पॉसिबली ड्रिवन बाय, हो सकता है उनके कोई पॉलिटिकल मंशा हो जिसकी वजह से दैट हिंडर्स द टाइमली, जिसकी वजह से वो टाइमली कोई भी अपने डिसीजन को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते और जो सिलेक्टेड गवर्नमेंट है उसकी डिसीजंस को होने नहीं देते। ठीक है, पूरा होने देते, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। What can be inferred about the stance of governors regarding their role in the appointment of vice chancellors and the establishment of new universities? बोल रहे हैं गवर्नर्स का क्या स्टांस रहा है जब बात आती है वाइस चांसलर्स के अपॉइंटमेंट्स पे और न्यू यूनिवर्सिटीज के बनाए जाने पे। तो गवर्नर्स बोला गया ना कि गवर्नर्स ने उसमें अपना वो अपनी पावर खोना नहीं चाहते। कुछ गवर्नर्स ये मानते हैं कि उनका अधिकार है तो वो उस चीज को खोना नहीं चाहते। गवर्नर सपोर्ट द ट्रेडिशन ऑफ बीइंग इन्वॉल्व्ड इन यूनिवर्सिटी अपॉइंटमेंट्स एंड एस्टैब्लिशिंग न्यू यूनिवर्सिटीज एंड एडहेयर स्ट्रिक्टली टू द प्रैक्टिसेस एक्चुअलाइज्ड थ्रू फाउंडिंग स्टेटस। इनकरेक्ट है ये। Governors are indifferent to the amendments to university laws and remain neutral in the process of appointing vice chancellors and establishments of new universities। बोल रहे हैं कि गवर्नर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या यूनिवर्सिटी लॉज बना रहे हो, अमेंडमेंट्स कर रहे हो, उस पर वो न्यूट्रल है। ये भी इनकरेक्ट है। Governors perceive their role as chancellor to be a right rather than a practice and show resistance to legislative changes that aim to alter or eliminate their involvement। बिल्कुल करेक्ट है कि वो उसको अपना अधिकार मानते हैं, rather than कि अभी एक चला आ रहा प्रचलन है उसके बजाय वो उसको अपना अधिकार मानते हैं, और कोई भी संवैधानिक चेंज अगर इसमें करना चाहता है जिससे उनके अधिकार छीनने जा रहे हैं या उनकी पावर कम की जा रही है तो उसको वो रोकना चाहते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। Based on the passage, which of the following best captures the implied concern regarding the role of governors in the appointment processes within state public service commissions? बोल रहे हैं कि पैसेज के अनुसार इनमें से कौन सी बात है जो बताती है कि क्या कंसर्न उठा है गवर्नर्स के रोल के रिगार्डिंग और जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में उसके रिगार्डिंग। तो गवर्नर्स आर कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड टू बी द चेयरपर्सन्स ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस एंड देयर रिलक्टेंस टू फुलफिल दिस रोल इज कॉजिंग डिले। ये इनकरेक्ट है। उनके पास ऐसा कोई अधिकार नहीं कि उनकी अध्यक्षता में ही पब्लिक सर्विस कमीशन के जो लोग हैं वो सिलेक्ट होने चाहिए। The process of appointment lacks transparency and a formalized procedure, leading to criticism of the decision made by the governors। बोल रहे हैं क्योंकि इस प्रोसेस में कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई भी फॉर्मलाइजेशन, एक
सेट पैटर्न नहीं है, प्रोसीजर नहीं है, इस वजह से गवर्नर्स द्वारा जो डिसीजंस बनाए जा रहे हैं उसमें क्रिटिसिज्म देखा जा रहा है. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. What does the phrase as soon as possible in Article 200 of the Constitution imply according to the Supreme Court's observations mentioned in the passage? बोल रहे हैं पैसेज के अनुसार आर्टिकल 200 में, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 200 में as soon as possible का मतलब क्या है सुप्रीम कोर्ट के अनुसार? तो it grants governors unlimited discretion over the timing of फॉर असेंटिंग द बिल. इनकरेक्ट है, ये अनलिमिटेड टाइम तो है नहीं उनके पास. इट इम्प्लाइज अ रिक्वायरमेंट फॉर गवर्नर्स टू एक्ट विद इमीडिएसी एंड प्रोहिबिट्स इनडेफिनिट विदहोल्डिंग ऑफ डिसीजंस ऑन बिल्स. बिल्कुल करेक्ट है कि भाई आपको जल्द से जल्द करना है और आपके पास में ज्यादा टाइम नहीं है, आप ज्यादा समय तक बिल को होल्ड करके नहीं रख सकते, अपना डिसीजन आपको जल्द से जल्द देना है. ऑप्शन बी इज करेक्ट. What is the tone of the passage? तो देखो भाई टोन जो है वो गवर्नर्स के जो एक्शंस हैं उनको क्रिटिसाइज कर रही है. ठीक है, उन्होंने बोला कि गवर्नर्स जो उसको अपना अधिकार मान लेते हैं, और जस्टिस MM पंची कमीशन ने भी बताया कि गवर्नर के ऊपर इतना ज़्यादा ओवरबर्डन नहीं करना है. तो गवर्नर के एक्शंस को ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ऑप्टिमिस्टिक नहीं है. The author expresses hope for future improvements in the relationship between governors and state legislatures. Incorrect है ये. Indifferent. The author shows no particular concern or interest in the conduct of governors or the implications of their actions. Incorrect. Critical. The author expresses disapproval of the governors' conduct and suggests a need for change in their roles. Option C is correct. What is the main theme of the passage? Main theme क्या है पैसेज की? The legal intricacies of Indian Constitution regarding the role of governor. कि लीगली क्या उनकी इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नर के रोल के लेकर. तो ये इनकरेक्ट है. The historical development of relationship between state universities and their chancellors. इसके बारे में भी मेन थीम ये नहीं है पैसेज की कि हिस्टोरिकली क्या रिलेशन रहा स्टेट यूनिवर्सिटीज का. हमने गवर्नर और स्टेट के बीच में जो टेंशन चल रही है ना उसके बारे में चर्चा करी है. द टेंशन बिटवीन गवर्नर्स एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स कंसर्निंग द ओवररीच ऑफ अथॉरिटी एंड डिलेड डिसीजन मेकिंग. ऑप्शन सी इज करेक्ट. The verdict is significant as it departs from an earlier judgment of January this year that struck down some clauses of the Punjab Action Plan 2014. बोल रहे ये जो फैसला है ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अलग करता है किसको, पिछले जजमेंट जो आया था जनवरी में इसी साल उससे अलग है. दैट स्ट्रक डाउन, जिस जजमेंट में खत्म कर दिया गया था कुछ क्लॉजेस को पंजाब एक्शन प्लान 2014 को, which lays down the procedure for the eviction of a person on orders of a district magistrate from the property of a senior citizen. जिसमें कि एक प्रावधान बनाया गया था कि किसी भी व्यक्ति को डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर पर किसी सीनियर सिटीजन की प्रॉपर्टी से कैसे एविक्ट करना है उसका प्रावधान बनाया गया था. अब देखो पी हमारा जो है फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता क्योंकि इसमें द वर्डिक्ट, कोई वर्डिक्ट की बात की गई है जिसके बारे में पहले चर्चा की गई है, उसके बारे में बताया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट था, महत्वपूर्ण था और पिछले जजमेंट से अलग था. तो पी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता. ऑप्शन में कहीं पी है भी नहीं. ऑप्शन में देखो या तो एस है फर्स्ट स्टेटमेंट या फिर क्यू है फर्स्ट स्टेटमेंट, तो इन्हीं दोनों में से एक होगा. चलिए आगे देखते हैं. द कोर्ट्स हार्ट is in the right place as it goes out in favor of senior citizens in distress over disputes relating to their rights for protection of life and property against transgression by their children and other close relatives. बोल रहे हैं कि कोर्ट ने अपना दिल बिल्कुल सही जगह पे रखा, एकदम सही सोच समझ के फैसला दिया जब उन्होंने सीनियर सिटीजन्स के फेवर में फैसला दिया जो कि परेशान हैं, डिस्ट्रेस में हैं, क्योंकि वहां पे डिस्प्यूट्स हो रहे हैं रिलेटिंग टू द, क्योंकि उनके अधिकारों का हनन हो रहा है. उनका राइट जो है कि हम जीना चाहते हैं, हमारी प्रॉपर्टी के ऊपर हमारा अधिकार है, तो उसके ऊपर जब उनके बच्चे या उनके क्लोज रिलेटिव्स जो है अधिकरण कर लेते हैं तो उसके फेवर में, सीनियर सिटीजन्स के फेवर में कोर्ट ने फैसला सुनाया है. राइट.
This is evident from large number of court verdicts that have supported the elderly in matters of conflict between them and their relatives across the country in past decade. बोले ये बात साबित हो जाती है जब हम देखते हैं कि बहुत सारे कोर्ट वर्डिक्ट्स देश भर में ऐसे आए हैं जहां पे बुजुर्ग और उनके कोई रिलेटिव्स कन्फ्लिक्ट में हैं तो वो फैसला बुजुर्ग के हक में जाता है. Upholding the spirit of this statement is the latest ruling of the Punjab and Haryana High Court, restoring the powers of eviction to maintenance tribunals set up under the Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act. बोल रहे हैं और इसी स्पिरिट को, इसी सेंटिमेंट को बरकरार रखते हुए जो लेटेस्ट रूलिंग आई है पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की, जिसमें कि जो एविक्शन टू मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल्स की जो पावर्स हैं वो बरकरार रखी गई हैं, जो कि निर्धारित की गई थी मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सिटीजन्स सीनियर सिटीजन्स एक्ट के अंतर्गत. ठीक है, अब देखो हमें समझ में आ रहा है कि कोर्ट ने पहली दफा फैसला लिया, सही फैसला लिया, वो यहाँ पर आ रहा है फर्स्ट टाइम, तो क्यों हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हुआ. अब क्यों ये जो फैसला था वो सही था, तो क्योंकि बहुत सारे देश में अलग अलग जगह पे भी ऐसे फैसले हमें देखने मिले. ये हो गया सेकेंड पॉइंट. और इसी फैसले को बरकरार रखते हुए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने भी फैसला लिया, जिसके बारे में यहाँ पे बोला कि ये जो वर्डिक्ट है ये पिछले जजमेंट से डिफरेंट है, जहाँ पे पंजाब एक्शन प्लान 2014 के कुछ क्लॉजेस को हटाया गया था. तो एस आएगा थर्ड स्टेटमेंट और एस के आगे आएगा पी स्टेटमेंट. ठीक है, तो हमारा अरेंजमेंट क्या बन रहा है, क्यू. देखो क्यू से एक ही स्टार्ट है तो हमें वैसे ही पता चल जाता है क्यू आर एस पी इज करेक्ट. And the collective net of journalistic safeguards is cast cautiously even for those independent journalists who work without the protection and privilege of large media brands. और बोल रहे हैं जो एकजुटता का एक चक्र जर्नलिस्टिक सेफगार्ड दिया जा रहा है वो बहुत ही ध्यान से, बहुत ही सोच समझ के दिया जा रहा है उन लोगों के लिए भी जो इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म करते हैं, जिनके पास में बड़े मीडिया ब्रांड्स का प्रोटेक्शन या प्रिविलेज नहीं है. तो अब ये स्टेटमेंट एंड से स्टार्ट हो रहा है, इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है, किसी ऑनगोइंग स्टेटमेंट का पार्ट है. ठीक है, तो पी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता, बी और डी इनकरेक्ट है. स्टिल आउटसाइड, अब ये स्टिल से हो रहा है फिर भी, तो फिर भी आप तभी बोलेंगे ना जब आप पहले कोई बात कर रहे होंगे, उसी के आगे कंटिन्यूएशन में आप बताएंगे फिर भी ये चीज हम देख सकते हैं, राइट. तो क्यू भी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगा, चलो है भी नहीं, आर है उसके बाद में फर्स्ट स्टेटमेंट. स्टिल आउटसाइड द वॉल्स ऑफ वेल गार्डेड एस्टैब्लिशमेंट्स बोल रहे हैं, फिर भी जो एक अच्छा प्रोटेक्टिव वॉल वाला एक एस्टैब्लिशमेंट के बाहर individual YouTubers and digital media reporters await the fate of रामचंद्र छत्रपति. बोल रहे हैं इंडिविजुअल यूट्यूबर्स, आपने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो रिपोर्टिंग करते हैं, डिजिटल मीडिया रिपोर्टर्स हैं, वो लोग इंतजार कर रहे थे भविष्य का. किसका भविष्य, रामचंद्र छत्रपति का क्या भविष्य होगा उसके बारे में. There are times aplenty when journalists forcefully defend fellow truth seekers against disproportionate and illegitimate use of force by law enforcement agencies. बोल रहे हैं बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जब जर्नलिस्ट को अपने ही सहयोगी, सच के जानकार, सच के जानने वाले, चाहने वाले जो लोग हैं उनके द्वारा विरोध देखना मिलता है डिसप्रोपोर्शनेट और इलेजिटिमेट, यानी कि गैर कानूनी तरीके से, जब वो फोर्स का बाय लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज द्वारा फोर्स का इस्तेमाल करते हैं. द एडिटर ऑफ पूरा सच ऑफ सिरसा हु पेड द प्राइस ऑफ ऑनेस्ट इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म विद हिज लाइफ. और ये किसके बारे में बोला जा रहा है, कोई पूरा सच ऑफ सिरसा के एडिटर हैं, उनके बारे में बोला जा रहा है जिनको इस बात का हर्जाना अपनी जान क्या गवा कर देना पड़ा. ठीक है, तो हमें एक चीज क्लियर होगी कि हम जो एक जर्नल स्टेटमेंट से बोल रहे हैं कि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जर्नलिस्ट ही जर्नलिस्ट के अगेंस्ट हो जाते हैं, फोर्सफुली लॉ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, मैनिपुलेट करते हैं. ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट होगा. इसके बाद में enforcement agencies and the collective net of journalistic safeguard is cast cautiously. ठीक है, ये हो गया सेकंड पॉइंट. फिर बोला गया फिर भी इन चार दीवारियों के बाहर कुछ ऐसे लोग हैं जो रामचंद्र छत्रपति का भविष्य के बारे में सोच रहे हैं कि क्या नतीजा आएगा, उसका वेट कर रहे हैं.
और क्या है, वो एडिटर हैं पूरा सच ऑफ सिरसा के, जिनको अपनी मौत, अपनी जान गंवा कर अपनी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का हर्जाना देना पड़ा। ठीक है, तो क्यू हमारा थर्ड पॉइंट और एस हमारा फोर्थ पॉइंट। आर पी एस क्यू, आर पी क्यू एस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। They complained that their manager was incompetent. Incompetent की spelling incorrect है and knew nothing about the project. तो incompetent की spelling होते हैं INCOMPETENT, incompetent. incompetent का मतलब होता है अयोग्य या असक्षम। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि उन्होंने कंप्लेन किया कि जो उनका मैनेजर था वो असक्षम था और उसको प्रोजेक्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इनकॉम्पिटेंट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। डिस्टिंग्विश्ड, इसका हमें सिनोनिम बताना है। डिस्टिंग्विश का मतलब होता है बहुत ज्यादा सम्मानित, बहुत ज्यादा नोटेबल, ऑनरेबल। ठीक है, मिरर्ड मतलब रिफ्लेक्टेड। ठीक है, डिग्निफाइड मतलब सम्मानित, ड्रामेटिक मतलब नाटकीय, और मीडियोकर यानी कि सामान्य। सो यहाँ पे ऑप्शन बी डिग्निफाइड इसका सिनोनिम है। पीरियोडिक मतलब थोड़े थोड़े अंतराल बाद रिपीट होने वाली चीज, सेम अंतराल बाद रिपीट होने वाली चीज। ठीक है, या सेम रेगुलर कोई चीज। तो इसका एंटोनिम क्या होगा, हॉलिस्टिक मतलब होता है बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव, कंप्लीट। डायनेमिक मतलब गतिशील। इर्रेगुलर मतलब कि अनियमित। पीरियोडिक एक नियमित है और इरेगुलर अनियमित। सो एंटोनिम क्या होगा, इरेगुलर। टीडियस मतलब थका देने वाला कोई चीज, काम। मनीषा सॉ एन एलिफेंट इन द वाइल्ड लाइफ रिजर्व। मनीषा ने वाइल्ड लाइफ रिजर्व में एक एलिफेंट देखा व्हाइल शी वॉज ऑन अ सफारी टूर, जब वो किसी सफारी टूर पे थी। ठीक है, ऑन अ सफारी टूर, ऑप्शन ए में एरर है। इन नेपाल द फूड इज मोर चीपर दैन इन श्रीलंका। अब दो देशों के बीच के खाने का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो कंपैरेटिव डिग्री में चीपर अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री है, तो इसके साथ में मोर लगाना जरूरी नहीं है। मोर भी तो वही बता रहा है, मोर चीप होगा चलेगा, लेकिन मोर चीपर नॉट ओके। ठीक है, तो हम यहाँ पे मोर चीपर नहीं चीपर लिखेंगे, ऑप्शन ए में एरर है। मोस्ट टाइम्स ही इज सिटिंग अलोन इमर्स्ड इन हिज ओन। अब ज्यादातर समय वो अकेला बैठा होता है और अपने ही क्या विचारों में खोया होता है, राइट। तो सिनेगॉग का मतलब होता है पूजा स्थल। मोनोलॉग अपने विचारों में। मिस्टिगॉग मतलब कि धार्मिक धर्म के रास्ते पे चलने वाला। और प्रोलॉग मतलब पुस्तक या नाटक। ठीक है, सो ऑप्शन बी मोनोलॉग इज करेक्ट। He has neither the policies nor the personal charisma to inspire people. Incorrectly spelled word बताना है। charisma, देखो यहाँ पे charisma के spelling incorrect है, यहाँ पे correct है। policies यहाँ पे incorrect है, यहाँ पे correct है। personal ये spelling correct है, यहाँ पे personal के spelling incorrect है। so option C जो है इसके spelling according to statement incorrect है। The judge wanted to hear straight from the horse's mouth. Straight from the horse's mouth का मतलब होता है कि जो व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व था, जिसके ऊपर आरोप है या नहीं है, या जिसको बता रहे हैं कि इसने गवाही दी है, जज उसी के मुंह से सुनना चाहता है। ठीक है, सो डायरेक्टली फ्रॉम लॉयर नो, डायरेक्टली फ्रॉम द पर्सन इन्वॉल्व्ड, ऑप्शन बी इज करेक्ट। Virtual reality is the creation of a virtual environment presented to our senses in such a way that we experience it as if we were really there. बोल रहे हैं virtual reality एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है जो कि हमारे सेंसेस को इस तरीके से दर्शाया जाता है कि हमें लगे कि हम असल में उसी जगह में मौजूद हैं। तो इसमें कोई भी एरर नहीं है, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर, सब करेक्ट है। Being a journalist, your first duty is to dash or else your colleagues might surpass you. बोल रहे हैं कि अगर आपको जर्नलिस्ट बनना है तो आपका पहले जिम्मेदारी दी गई है, कुछ मेंशन है, वो होता है, अदरवाइज आपके कोलीग्स जो हैं वो आपसे आगे निकल जाएंगे पछाड़ के। ठीक है, तो ईट अ हम्बल पाए जिसका मतलब है अपनी गलती मान लेना,
तो पहली जिम्मेदारी जर्नलिस्ट होने की अपनी गलती मान लेना, ये तो नहीं होता। हैव एन एक्स टू ग्राइंड, इसका मतलब होता है कि कोई स्वार्थी उद्देश्य रखना, कोई अपना पर्पस रखना। बिल्ड अ कासल इन द एयर, मतलब हवाई किले बनाना, कुछ ऐसी योजनाएं बनाते रहना, बने नहीं बने हो जाए वो अलग बात है। कीप योर एयर टू द ग्राउंड, यानी कि सूचना में रहना, आपको हर चीज की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जर्नलिज्म का तो काम ही यही है, इंफॉर्मेशन। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ही विल कम एंड रिसीव यू एट द स्टेशन व्हेन यू विल अराइव, तो बोल रहे हैं कि वो स्टेशन पे आ जाएंगे और आपको रिसीव करेंगे जब आप स्टेशन पे पहुंच जाएंगे। तो व्हेन यू विल जो है यहाँ पे उपयोग नहीं होगा, क्योंकि जब फ्यूचर टाइम क्लॉज होता है तो व्हेन, एज सून एज, बिफोर, आफ्टर, इन सब में फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं होता, तो यहाँ पे विल अराइव का प्रयोग नहीं होगा, व्हेन यू अराइव। ठीक है, सो कहाँ पे एरर है? डी पार्ट में एरर है, ऑप्शन डी में एरर है। शी इज वेरी गुड इन प्लेइंग द गिटार एंड सिंगिंग सॉन्ग्स, अगर आप किसी चीज में बहुत अच्छे हैं और उसको बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं, बजा सकते हैं, तो इन नहीं होता, एट प्लेइंग का प्रयोग होता है। ठीक है, सो गुड एट, यू आर गुड एट समथिंग, यू आर गुड एट समथिंग। इन प्लेइंग नहीं होगा, एट होगा, ऑप्शन ए में एरर है। Environmental pollution is a growing dash all around the world as it poses significant risk to human health and ecosystem. Environmental pollution जो है एक बढ़ती हुई चिंता हो सकता है पूरी दुनिया में, क्योंकि ये बहुत बड़ा रिस्क है ह्यूमन हेल्थ और इकोसिस्टम को लेके। The dash of environmental pollution vary from natural causes such as volcanic emissions to human actions. बोल रहे हैं environmental pollution की जो स्तर हो सकता है वो वेरी कर रहा है नेचुरल कॉजेस की वजह से भी, सच एज वॉल्केनिक एमिशंस हो रहे हैं कई जगह पे, और ह्यूमन एक्शंस की वजह से भी, इंक्लूडिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी प्रोडक्शन एंड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। इन सभी कारणों, ये सारे मैनमेड कारण हैं, ह्यूमन एक्शंस हैं, इन सभी की वजह से भी स्तर बढ़ रहा है। डैश ऑफ दीज एक्टिविटीज पोल्यूटेंट्स आर रिलीज्ड इनटू द एयर। अब बहुत सारी ये एक्टिविटीज ऐसी हैं, एज अ रिजल्ट हो सकता है इन एक्टिविटीज का, जो पोल्यूटेंट्स हैं, प्रदूषक हैं, वो हवा में, पानी में, वाटर बॉडीज एंड सॉइल, इन सब में फैल जाते हैं, लीडिंग टू हार्मफुल इफेक्ट्स सच एज रेस्पिरेटरी डिजीजेस, जिसकी वजह से बहुत हार्मफुल इफेक्ट्स देखने मिलते हैं, जैसे कि सांस लेने में परेशानी, सांस की दिक्कतें, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हमारे फ्लोरा और फौना को नुकसान, एंड क्लाइमेट चेंज, जो कि हम सब अभी विटनेस कर रहे हैं। वन ऑफ द प्राइमरी कॉजेज ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन इज ह्यूमन एटीट्यूड्स टूवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी। बोल रहे हैं एक जो मुख्य कारण है एनवायरमेंटल पोल्यूशन का वो ये है कि इंसान का क्या एटीट्यूड है, हमारा क्या रवैया है सस्टेनेबिलिटी की तरफ, देयर लैक ऑफ एनवायरमेंटल अवेयरनेस, और हमारा जो लैक ऑफ एनवायरमेंटल अवेयरनेस है उसकी तरफ। ह्यूमन एक्टिविटीज दैट हार्म द एनवायरमेंट एंड इकोसिस्टम ऑफन रिजल्ट फ्रॉम इंडिविजुअल चॉइसेस डैश ड्राइविंग और यूजिंग सिंगल यूज प्लास्टिक। बोल रहे हैं हमारे जो इंसानी एक्टिविटीज हैं जो कि एनवायरमेंट को हार्म करती हैं, इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचाती हैं, वो ज्यादातर हमारी इंडिविजुअल चॉइसेस से उत्पन्न होती हैं। जैसे कि हम कार चलाएंगे, थोड़ा सा डिस्टेंस जाना है, स्कूटी लेकर जाएंगे, हम साइकिल पे भी जा सकते थे या पैदल भी जा सकते थे, या फिर सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करना, आपको शॉपिंग जाना है अपने घर, अपने बैग में, अपनी गाड़ी में, साइकिल में, कहीं पे भी आप घर से अपना क्लॉथ बैग लेके जाइए, बट आप सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करना प्रेफर करेंगे। ठीक है, तो ये सब हमारी पर्सनल चॉइसेस हैं जिनकी वजह से एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो है वो बढ़ रहा है। एनवायरमेंटल पोल्यूशन इज अ ग्रोइंग डैश। ग्रोइंग क्या है? इंटरेस्ट है, ठीक है, रुचि नहीं है हमारी, ड्यूटी हमारा कर्तव्य नहीं है, कंसर्न चिंता है, बढ़ती हुई चिंता है, चार्ज मतलब जिम्मेदारी। द डैश ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन वेरी फ्रॉम सोर्सिंग, सोर्सेज, सोर्स, तो सोर्सेज की बात की जा रही है ना कि बहुत सारे सोर्सेज हैं इसके। डैश ऑफ दीज एक्टिविटीज सिंस हाउएवर एज अ रिजल्ट, तो क्या होगा? एज अ रिजल्ट, कि इन एक्टिविटीज की वजह से, एज अ रिजल्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। One of the primary causes of environmental pollution is human attitudes towards sustainability and their lack of environmental awareness. Option A is correct.
Human activities that harm the environment and ecosystem often result from individual choices dash ड्राइविंग और यूजिंग सिंगल यूज प्लास्टिक। अब यहाँ पे क्या होगा कि हमने उदाहरण की बात करी थी ना, जैसे कि, तो यहाँ पे क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नहीं आएगा, वाइल नहीं आएगा, लाइक ड्राइविंग और यूजिंग सिंगल यूज प्रैक्टिस, ठीक है, प्लास्टिक्स, ऑप्शन सी इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में स्कोर लिख के बताइएगा कि किसका कितना स्कोर आया आज। और पीडीएफ और ऑडियो एक्सप्लेनेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। इसके अलावा प्ले स्टोर से आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।